गिव 100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज बायोलॉजी का जो जीव विज्ञान का चैप्टर है, टॉपिक है, वो है पाचन तंत्र, वो लेके आई हूँ मैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक उपलब्ध करवाए जाते हैं। और यदि आपको किसी भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि पाचन तंत्र है आज टॉपिक, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पहले ये मैं बताना चाहूँगी। और आप यदि इसको एक चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, पढ़ाई के अकॉर्डिंग देखकर पढ़ेंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है, और बायोलॉजी जो होती है हमारे शरीर से के अकॉर्डिंग होती है। तो हमें अपने शरीर के अकॉर्डिंग देखकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा सब्जेक्ट, और बहुत मज़ा आएगा। और आपको कुछ भी पढ़ने रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप समझते समझते, अपने शरीर को जोड़ते जोड़ते ही आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको बिल्कुल भी, आप पढ़ाई के व्यू से बिल्कुल ना पढ़ें। आप अगर आप इसको अपने शरीर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अपने जानने, एक क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हाँ ये भी होता है, ये होता है, अच्छा, तो ऐसे से पढ़ेंगे ना, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और आपको डेली रूटीन आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए अपने डेली रूटीन में, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, है ना। इसे रिलेटेड करके, इससे लिंक करके पढ़ेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पाचन तंत्र। जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्यों पड़ता है, इसका रीज़न, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पहले माइंड में ये आना चाहिए। क्या, क्यों बनाया गया ये, है ना। तो पहले ये बता दूं कि पाचन तंत्र जो है हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, बहुत आवश्यक तंत्र होता है। तंत्र का मतलब होता है एक समूह, मतलब यहाँ पे एक समूह मिलके कार्य करेंगे। मुंह अलग कार्य करेगा, पेट अलग कार्य करेगा, छोटी आंत बड़ी आंत अलग अलग कार्य करेंगी, एंड देन मिलके उसके बाद किसी चीज़ का पाचन होगा। अब पाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले पॉइंट तो ये आता है माइंड में कि पाचन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आखिर। तो पाचन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलने वाली यदि उसका पाचन नहीं हो रहा। अगर माँ पापा जो होते हैं वो बोलते हैं कि खाना समय पे खाना चाहिए, अच्छे से खाओ, खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी, है ना। तो एनर्जी खाना खाने से नहीं आती, एक्चुअली इसका पाचन नहीं होगा बेस्ट तरीके से, तो हमारे खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन किस प्रकार से होता है, हम आज इसके बारे में ही पढ़ेंगे। और पाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पाचन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारा शरीर है, वो हमारे शरीर जो बना हुआ है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना है, अर्थात सेल से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलके बना है। तो ये कोशिकाएं जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं। अगर छोटी है तो छोटे को छोटी चीज़ें ही अवशोषण हो पाएगा ना। अगर चींटी है, चींटी को हम एक बड़ी सी रोटी दे देंगे खाने के लिए, क्या वो खा पाएगी, नहीं खा पाएगी, क्योंकि वो छोटी है तो उसको छोटे पदार्थ चाहिए खाने के लिए। तो उसी प्रकार से हमारा जो कोशिका है वो बहुत छोटा होता है, तो हमारी कोशिकाओं को छोटा पदार्थ चाहिए होता है अवशोषण के लिए, जो कि बहुत छोटा हो। लाइक पानी, पानी का कोई पाचन नहीं होता, वो सीधा अवशोषित कर लिया जाता है कोशिकाओं के द्वारा। अगर हम बात करें विटामिन, वो भी अवशोषित कर लिया जाता है कोशिकाओं के द्वारा। लेकिन एक बात करें हम रोटी की, रोटी का टुकड़ा बहुत बड़ा होता है कंपेयर करें अगर कोशिका से, कोशिका बहुत छोटी है लेकिन रोटी का टुकड़ा बहुत बड़ा है, तो इसका अवशोषण नहीं हो पाएगा, इसका पाचन होगा। देन पाचन होने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े में जाने के बाद ये कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित किया जाएगा, एंड देन यहाँ से ऊर्जा रिलीज होगी। तो इस प्रकार से पाचन तंत्र कार्य करता है। तो ये हमने समझ लिया तो किस क्यों आवश्यक है। और पाचन तंत्र जो है आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत अच्छा सा एक एडवर्टाइजमेंट है कि पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आपको नई नई बीमारियां आएंगी, अलग अलग बीमारियां देखने को मिलेगी,
आप कभी भी एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, सुस्त सुस्त फील करेंगे, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगने वाला, और हम फेस पे पिंपल्स आने की समस्याएं बनी रहेंगी अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो। इसलिए एक खाने का एक टाइम होता है कि हर टाइम पे क्या क्या भोजन करना चाहिए। सुबह के टाइम पे क्या खाना खाना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए, दोपहर को क्या खाना चाहिए। एक तरीका होता है, एक टाइम टेबल होता है। तो अगर उस दिनचर्या को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका पेट साफ रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, तो आप में एनर्जी बनी रहेगी। एनर्जी बनी रहेगी तो पढ़ने का बहुत मन करेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, फेस पे ग्लो बना रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम इस व्यू से भी। खाना खाने के बाद जैसे बोलते हैं खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, उसका भी बहुत रीज़न होता है। तो ये सब हम बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि पानी क्यों नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद क्या होता है, जो पेट है, पेट में HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो होता है, अगर हम पानी पी लेते हैं तो वो जितना एसिडिक होता है, पानी पीने से वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इस वजह से पानी नहीं पीना चाहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में जो जो कार्य करता है, जो जो हमारा जो शरीर का अंग है, कौन कौन सा अंग जो है हेल्प करता है पाचन करने में, तो उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। जैसा कि है मुख गुहा। मुख गुहा अर्थात मुंह से ही हमारा क्या होता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है खाने का। मुंह में जो दांत होते हैं वो रोटी, चावल या कोई भी भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। टूटने का कार्य होने के बाद होती है ग्रास नली। ये होती है ग्रास नली जो कि 25 सेंटीमीटर की होती है। ये ग्रास नली जो होती है ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है पाचन करने में। हाँ, करती क्या है, ये बहुत धीरे धीरे से आपको पेट में क्या लाने का कार्य करती है, भोजन को ईज़िली तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है अमाशय, जो कि ये है। अमाशय में क्या होता है, HCl निकलता है। HCl क्या करता है, जो भोजन टूटा है वो उतना ज़्यादा नहीं टूटा है कि मुंह में कि वो कोशिका अवशोषित कर ले, नहीं, वो थोड़ा सा टूटा है, इसको और ज़्यादा तोड़ने का कार्य करती है हमारा जो अमाशय में HCl निकल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा की। जो छोटी आंत होती है, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो कि और ज़्यादा तोड़ने का कार्य करते हैं। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो जाता है, भोजन में जो पानी होता है उसका अवशोषण हो जाता है। एंड देन गुदा, यहाँ पे मल आ जाता है। एंड देन हम सुबह हम उसका मल त्याग कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब इधर हम बात कर लेते हैं जो कि हेल्प करता है, कौन कौन सी ग्रंथि होती है जो कार्य करती है पाचन करने में। तो लार ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है। जैसे कि लार ग्रंथि मुंह में हो गया, जठर ग्रंथि आपका अमाशय में हो गया। फिर लीवर भी हेल्प करती है, पित्ताशय, अग्नाशय और अंतःग्रंथि। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय ये बहुत अच्छी दो कार्य करती है। ये ग्रंथि के रूप में भी कार्य कर रही है, ये जो कि बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, और ये एक एंजाइम निकालने का भी कार्य कर रही है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से मैं एक माइंड में एक शॉर्ट पिक्चर बन गया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे, पाचन जो है किस किस, अब हम जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। तो जैसा कि ये क्या पाचन किस किस चीज़ का होता है, वो क्या करता है पाचन। तो ये जटिल पदार्थ जो है, जो भी हम बड़े बड़े पदार्थ हैं जो खा रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, उसको सरल तोड़ने का काम करती है। जल और विटामिन जो खनिज जो छोटे छोटे होते हैं, उनका जो है क्या होता है, पाचन नहीं होता है, सीधा अवशोषण हो जाता है। ठीक है, कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं पाचन एक फिजियोकेमिकल क्रिया है। फिजियोकेमिकल कैसे, हम मुंह में रोटी लेते हैं तो मुंह में चबाने का काम हो रहा है साथ साथ, और केमिकली कैसे, हाँ, बहुत सारे एंजाइम निकल रही है। तो ये फिजियोलॉजी केमिकल क्रिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पाचन का मुख्य कार्य। भोजन से ऊर्जा का निर्माण होता है। मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन का क्या काम होता है, मेन काम होता है इसका ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये मैंने आपको सब बता ही दिया है। इस प्रकार से आपको इतना समझ आ गया है। अब एक एक करके समझेंगे कि कैसे कैसे काम होती है, कहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाचन का कार्य कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मुंह में क्या क्या होता है ये समझते हैं। मुंह में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, वो इस प्रकार से होती है। पेरिलोटिक
जो होती है बड़ी ग्रंथि होती है ये तीनों से मिलकर ये लार ग्रंथि बनी होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी होती है, सांप में जो है ना जहर का कार्य करती है। सबलिंगुअल होती है, सब मेडिवल होती है, तो इस प्रकार से होती है। अब बात करें, प्रतिदिन जो है ना 1.5 लीटर जो होता है लार बनता है हमारे मुंह में, ठीक है। तो पहले तो मैं एक बहुत अमेजिंग फैक्ट बताती हूँ इसके ऊपर। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो सुबह से शाम तक हम लोग कितना खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी लार बनती है, ठीक है। सो जाते हैं, सुबह से शाम तक में हमें ब्रश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आपने नोटिस किया होगा हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही स्मेल आती है हमारे मुंह से, तो हमें क्या आवश्यकता पड़ती है ब्रश करने की। ब्रश करने की आवश्यकता क्यों बनती है, रीज़न है कि जो हमारा जो है सोने के बाद हमारे जो मुंह में है क्रिया बहुत कम हो रही है। इसकी वजह से क्या होती है, लार ग्रंथि जो है कम बनती है। लार जो है, लार ग्रंथि से लार कम निकलती है, ठीक है। तो लार कम निकलने की वजह से जो हमारा जो दांत वगैरह है, दांत वगैरह में क्या होते हैं, जीवाणु फंस जाते हैं, जीवाणु बिल्डअप हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें क्या करती है, सुबह ब्रश करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सुबह से शाम तक हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं, एक्टिविटी चलती रहती है, तो लार ग्रंथि से लार बनता ही रहता है, तो कोई समस्या नहीं होती है हमें, ठीक है, ब्रश करने की। अब हम बात करते हैं जो लार ग्रंथि है, ये लार ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो लाइसोसोम एंजाइम निकलते हैं। ये एंजाइम क्या काम करते हैं, ये जो एंजाइम करते हैं वो जीवाणुनाशी। हम लोग बच्चे क्या होते हैं, हम लोग बच्चे की बात करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो तो छोटे होते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है, इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग बड़े हो जाते हैं तो उनको पता है कि हाँ ऐसे धो के खाना चाहिए, ऐसे करके, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी इन्वायरमेंट है हर जगह जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस फैले हुए हैं। हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन हैं फैले हुए, ठीक है। माइक्रोस्कोप से वगैरह देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। लेकिन छोटे बच्चों को तो इतना नॉलेज नहीं है ना, तो उन्हें क्या है, वो कुछ भी उठा के खा लेते हैं। तो लाइसोजाइम जो है वो काम क्या करता है, जीवाणुनाशी। तो वो जो है जैसे बच्चे ने खाया तो उसके बाद क्या होगा, उसको खाने के बाद क्या होगा, जो जीवाणु होंगे उनका नाश हो जाएगा वहीं पे। लाइसोजाइम क्या करेगा, उसको मार देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइलिन की और डाइशेज की। तो ये क्या करता है, स्टार्च, चोकर, मंड जो होता है ना, इसका पाचन करता है। जो हम रोटी खाते हैं उसका आधा से ज़्यादा जो है पाचन हो जाता है। चोकर आपने देखा होगा, रोटी में ना चोकर होता है, कितना भी चाल लीजिए वो चोकर जो है हल्का फुल्का रहेगा ही रोटी में। अगर चोकर निकाल लिया जाएगा ना रोटी में से तो वो बन जाएगा मैदा, और मैदा जो होता है वो पाचन होने में बहुत समस्या होती है। तो इसलिए बोलते हैं रोटी का पाचन बहुत अच्छे से होता है, मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो चिकनापन ज़्यादा हो जाता है उसमें, ठीक है। तो चोकर का पाचन होता है, तो यहाँ से भी आपको फिर यहाँ से पाचन स्टार्ट हो गया। देन आगे क्या होता है, अब मुंह में जो है ना लार बने होते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ भी खाने के बाद मुंह में चिपचिपा सा हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है। तो म्यूकस क्या करता है, रोटी को चिपचिपा बना देता है, मिला देता है, एंड देन हम आराम से अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आती है ग्रास नली में, ठीक है। अब पहले बात करते हैं मुंह में। तो अब हम अगर हम रोटी वगैरह जो भी हमने भोजन किया उसको अगर खा लेते हैं, मतलब खा तो अंदर लिया हमने नहीं, मुंह में हमने अगर हमने चबा के अगर हम बाहर निकाल के देखते हैं, आपने को नोटिस किया होगा अगर कोई कंकड़ वगैरह फंस जाए ना तो व्यक्ति क्या करता है, खाने को मुंह से निकाल के देखते हैं, वो जो बन गया है ना वो बोलस कहलाता है। वो मुंह से अगर भोजन हम निकाल के देखते हैं तो वो बोलस कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने समझ लिया कि मुंह में किस किस प्रकार से कार्य होता है। देन हम बात करते हैं ग्रास नली की। ग्रास नली जो होती है, जैसे कि मैंने बताया था, ग्रास नली जो कि इस प्रकार से है, ग्रास नली ये वाली हो जाती है। ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली में जो है कोई भी पाचन का कार्य नहीं होता है। यहाँ पे कर्मानुकुचन होता है, अर्थात कर्मानुकुचन मतलब ये जो है ना, आपने गले को देखा होगा, आपने थोड़ा सा टच करके देखेंगे तो आपको ऐसा ऐसा कुछ फील होता है, ठीक है। तो ये जो है ये धीरे धीरे भोजन को ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। इस प्रकार से आपने समझ लिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अमाशय की। जैसा कि अमाशय का यहाँ पे मैंने चित्र बना दिया है तो इजीली तरीके से आप समझ सकते हैं। अमाशय में क्या होता है, जो भोजन होता है वो 4 घंटे तक रहता है।
और अमाशय के होते हैं 3 भाग। तो पहले है कार्डियक। कार्डियक में ये होता है ए भाग जो है कार्डियक है, वहाँ से होता है HCl का निर्माण। जो ऊपरी भाग है वो है कार्डियक, ठीक है। यहाँ पे HCl जो होता है वो जीवाणु को नाश कर देता है और भोजन को क्या करता है, तोड़ता है। जो भी मुंह में टूटा है उसके बाद और टूटेगा तो वो HCl तोड़ेगा, ठीक है। देन आता है सेकंड नंबर पे, देखते हैं इसका दूसरा भाग है फंडिक। तो फंडिक जो है बी, ये वाला फंडिक है। यहाँ पे होती है रूजी। ये रूजी जो होती है, ये रूजी क्या करती है, जो भोजन है ना उसको रोकने का कार्य करती है। 4 घंटे तक हमारा जो पेट में जो भोजन रखा रहता है, तो ये इसका रूजी की वजह से ये क्यों रोकती है, क्या रीज़न है भाई, ऐसे ही चला जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि अगर ये ऐसे ही भेज देगी ना तो खाने का अच्छे से पाचन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये रोकने का काम करती है, ठीक है। अगर हमने कोई भोजन नहीं किया है तो ये रूजी क्या होती है, खड़ी हो जाती है। खड़ी हो जाने की वजह से हमारे पेट में चुभन सी होती है ना, तो वो और बोलते हैं पेट चुभ रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक का क्या कार्य होता है। पाइलोरिक है ये वाला थर्ड भाग, ये सी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जठर रस निकलता है। ये जठर ग्रंथि है, यहाँ से रस निकलने का कार्य होता है। ये जो जठर ग्रंथि है ये यहाँ पे जो है इन दोनों से मिलके बना है रेनिन और पेप्सिन। यहाँ पे 2 रस निकलते हैं जठर ग्रंथि से। तो एक है रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए आपने सुना होगा कि दूध से ज़्यादा अच्छा होता है दही खाना। क्यों, क्योंकि रेनिन को मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। अगर सीधा ही सीधा दही आ गया हमारे शरीर में तो कन्वर्ट करने की क्या आवश्यकता है, तो सीधा ही ईजी पड़ गया ना, मेहनत नहीं करनी पड़ी। दूध हम लोगों के लिए डाइजेस्ट करना पड़ता है इसको, तो हम लोग चाहे दूध पिए तो भी दही बनना है, दही खाएं तो भी दही रहेगा, तो इसलिए दही ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब बात करते हैं हम पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन कर देता है, पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे प्रोटीन का पूरा पाचन नहीं हुआ है, कहाँ पे होगा ये मैं आगे बताऊँगी। पूरा पाचन बिल्कुल नहीं हुआ है यहाँ पे पेट में, ये यहाँ पे कन्वर्ट ये कर रहा है, ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर रहा है, बस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बात ये आती है कि इतना ज़्यादा एसिडिक अगर हमारा बॉडी मतलब हमारे पेट में है तो क्या ये पेट फाड़ के तो बाहर आ जाना चाहिए ना। HCl इतना हार्ड है तो हमारे पेट को नुकसान कैसे नहीं होता, नहीं होता। इसका रीज़न ये है क्योंकि म्यूकोसा नाम का जो है हमारे पेट के ऊपर एक लेयर होती है नीचे, जहाँ पे HCl होती है ना उसके वहाँ पे लेयर होती है पेट के इस वाले, जैसे ये पेट है इस यहाँ पे एक लेयर है और यहाँ पे है HCl। तो ये पेट का जो लेयर है ना, ये लेयर जो होता है म्यूकोसा होती है। ये लेयर जो होती है ये बनी होती है क्षार की। तो जैसा कि एसिड और क्षार मिलने के बाद क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पेट को कोई हार्स नहीं होता, कोई हार्म नहीं होता। देन यहाँ से अगर आमाशय से निकलने के बाद भोजन और ज़्यादा टूट जाता है तो उसका नाम हो जाता है काइम। मुंह से निकला तो बोलस और पेट से निकला, आमाशय से निकला तो काइम। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ आया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये फर्स्ट पार्ट है पाचन तंत्र का, नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगी। धन्यवाद।